गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की क्लास हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में जो घटनाएं 1857 से लेकर 1947 के बीच में हुआ उसको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। हमारी शुरुआत जो है 1857 से हो रही है। अब देखिएगा, वैसे छत्तीसगढ़ या भारत के संदर्भ में बोले तो ब्रिटिश शासन तो इनडायरेक्टली स्टार्ट हो चुका था और इन शासन व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने बहुत सारे परिवर्तन किए और उन परिवर्तनों के खिलाफ जो है या रिफॉर्म के खिलाफ जो है कुछ रिवोल्ट भी हुए। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा रिवोल्ट जो है 1857 का रिवोल्ट होता है, जिसको भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वैसे हमारा छत्तीसगढ़ जो है 1857 की क्रांति का डायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र में नहीं था, बट 1857 जब रिवोल्ट हो जाती है और वह एक आग की तरह जो है नॉर्थ इंडिया से सदर्न इंडिया की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की ओर स्प्रेड होता है या फैलता है, तो इसका प्रभाव जो है में हमारा छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। उसी क्रम में हम देखते हैं 1857 के आसपास छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है क्या क्या विद्रोह हुए। ठीक है, तो उसी क्लास में को आगे बढ़ाते हुए विद्रोह का जो नाम आता है, जिसमें एक आता है सोना खान का विद्रोह। ठीक है, सोना खान का रिवोल्ट आता है। सोना खान का विद्रोह का नाम आता है और ये सोना खान का विद्रोह जो है इसकी घटना जो है 1856-57 के आसपास होती है। सोना खान जो है बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक तरह से यह जो है एक जमींदारी थी और इस समय जो है यहाँ के जमींदार जो थे उनका नाम था वीर नारायण सिंह। ठीक है, इस समय के जो जमींदार थे उनका नाम था वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो है वह बिंझवार जनजाति या ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, इस जमींदारी की शुरुआत जो है वह जो है कलचुरी काल में ही हो चुकी थी। ठीक, कलचुरी कालीन यह जमींदारी थी और यह जमींदारी जो है वह टैक्स फ्री थी। ठीक है, इनके पूर्वज जो हैं वह कलचुरी शासन में कुशल सैनिक का काम करते थे और उनकी सैनिक कुशलता से प्रभावित होकर उस समय के कलचुरी जो शासक थे इनको जमींदारी प्रदान कर दी थी। ये जमींदारी जो है वह मराठा शासन में भी वैसे ही सस्टेन रहा, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आता है तो इस ब्रिटिश शासन के साथ जो है इनके कुछ संबंध अच्छे नहीं रहे। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के साथ इनके संबंध खराब थे, जिसका प्रभाव जो है इस समय हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हुआ। वीर नारायण सिंह जो है जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वीर नारायण सिंह जो है इस जमींदारी के जमींदार थे। और देखिए, घटना ऐसी है कि इस पूरे सोना खान क्षेत्र में जो है जबरदस्त अकाल या ड्रॉट या सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, और लोगों के पास जो है जनता के पास या लोगों के पास जो है पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं होता था। जितना कोशिश जो है वीर नारायण सिंह कर चुके थे, ठीक है, कि जनता को कम से कम भूखमरी से उनकी मृत्यु ना हो। ठीक है, तो उनके जब अब सारे प्रयास जो है विफल हो रहे थे, उसी समय उनके जमींदारी के अंतर्गत जो है एक कसडोल एक जगह है। ठीक है, कसडोल का एक स्थानीय व्यापारी जो अनाज का व्यापारी था, उससे बार बार वह विनती करते थे कि अनाज जो है कुछ अनाज उनको दे दे और जैसे ही अकाल की स्थिति ठीक हो जाएगी अनाज उनको वापस कर दिया जाएगा। बट यह कसडोल का जो व्यापारी था, अनाज का जो व्यापारी था, उसका नाम था माखन। ठीक है, माखन लाल। तो यह इस बात को नहीं माना। अंततः जो है वीर नारायण सिंह को जो है माखन लाल के गोदाम पर छापा मारना पड़ा और वहां से अनाज को निकाल कर जो है जनता में बांट दिया। ठीक है, उतना ही अनाज लिया जिससे जनता को वह बांट सकते हैं। ठीक है, यह घटना थी और ये घटना जो है करीब
यही 1856 के आसपास की घटना है। ठीक है, जैसे यह घटना घटित हो जाती है, अनाज का जो गोदाम है वो अभी नारायण सिंह के द्वारा जो लूट लिया जाता है, माखनलाल ने इसकी शिकायत जो है वह पुलिस को कर दिया। इसकी शिकायत जो है पुलिस को कर दिया। ठीक है, और पुलिस को इसकी शिकायत कर दिया गया। और ठीक है, उस समय रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम था चार्ल्स सी इलियट। क्या नाम था उनका? चार्ल्स सी इलियट जो है डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक, और डिप्टी कमिश्नर ने वीर नारायण सिंह पर जो है वीर नारायण सिंह पर जो है डिप्टी कमिश्नर ने डकैती का आरोप लगा दिया। क्या लगा दिया? डकैती का आरोप लगा दिया। आरोप स्थापित हो गया और उनको गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया, वारंट इशू कर दिया। डकैती का आरोप लगा दिया और वारंट इशू कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, उनको गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस है रवाना हो गई और 24 अक्टूबर 1856 को जो है पुलिस अधिकारी का नाम था कैप्टन स्मिथ। कैप्टन स्मिथ ने संबलपुर से वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर दिया और उनको रायपुर जेल में डाल दिया गया। याद रखेंगे, कैप्टन स्मिथ ने उनको संबलपुर से कहां से गिरफ्तार किया? उस समय वीर नारायण सिंह कहां थे? संबलपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से गिरफ्तार कर क्या किया गया? रायपुर जेल में इनको डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, रायपुर जेल में इनको डाल दिया गया। ठीक, ठीक है, अपने सहयोगियों के साथ जो है वह अगस्त 1857 में अगस्त 1857 में अपने सहयोगियों के साथ वीर नारायण सिंह कुछ जेल के साथियों के साथ जेल से भागने में सफल हो गए। जेल से भागने में सफल हो गए। ठीक है, ठीक, वीर नारायण सिंह को ढूंढने के लिए या खोजने के लिए दो अधिकारी की जिम्मेदारी दिया गया। एक था नेपियर और दूसरा था सीबीएल स्मिथ। सीबीएल स्मिथ, ठीक है। अब इन लोगों की एक टुकड़ी जो है वीर नारायण सिंह को खोजने के लिए चली गई। ठीक है, वीर नारायण सिंह जो है जेल से भागने के बाद वो अपने गांव चले जाते हैं, सोनाखान, और वहां पर 500 व्यक्तियों का एक समूह, छोटा सा सेना बनाते हैं, जो इस प्रकार के, अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके अगेंस्ट वह सामना करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, नेपियर और स्मिथ ने एक विशाल सेना लेकर
एक विशाल सेना लेकर 20 नवंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को खोजने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए सोना खान पहुंचे। ठीक है, ठीक है, सोना खान पहुंचे और सोना खान में अंग्रेजों के जो सैनिक थे उन्होंने सोना खान के जो लोगों के आवास थे उन पर आग लगा दिया। ठीक है, और और अंग्रेज सैनिकों का सामना करते हुए वीर नारायण सिंह को 2 दिसंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा देर तक वह सामना नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास केवल 500 हथियारबंद सैनिक थे और इनके पास एक विशाल सेना थी अंग्रेजों के पास, जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और 2 दिसंबर 1857 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दिसंबर 1857 को कमिश्नर इलियट के जो डिप्टी कमिश्नर इलियट थे उनके कोर्ट में इनको पेशी हुई। ठीक है, और कोर्ट में पेशी हुई और इन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और इनको फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा हुई। ठीक है, इनको फांसी की सजा हुई। फांसी की जो सजा का समय था वह 10 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर 1857 का समय जो है वह फांसी की सजा के लिए मुकर्रर की गई। 10 दिसंबर 1857 का जो समय है वह फांसी की सजा के लिए क्या किया गया, नियत किया गया। ठीक है, और कहा जाता है कि 10 दिसंबर 1857 के रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास उनको फांसी की सजा दी गई। कोई बोलता है इनको तोप से उड़ा दिया गया, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक, तो ये नारायण सिंह है। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी, छत्तीसगढ़ की जीएस में छत्तीसगढ़ का इनको प्रथम शहीद कहा जाता है। तो हम छत्तीसगढ़ के वैसे प्रथम शहीद तथ्यों के अभाव में डिक्लेयर किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 हुआ था उसके तहत जो है यह शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति माने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद, ये कथन का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक, जब कैप्टन स्मिथ और नेपियर वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सोना खान गए थे तो वहां के जो स्थानीय जो जमींदार थे, स्थानीय जमींदार और उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, स्थानीय जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की थी। स्थानीय जमींदार जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी उनके नाम हैं देवरी का जमींदार, देवरी का जमींदार महाराज साय, ठीक है, भटगांव का जमींदार, और कटंगी का जमींदार। और कटंगी का जमींदार, ठीक है, बिलईगढ़ का जमींदार, तो ये कुछ जमींदार थे
जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के आसपास जो है छत्तीसगढ़ में होने वाली जो है ये घटनाएं हैं। वैसे 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ की क्रांति पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा, जिस प्रकार जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वह सैनिकों के द्वारा की गई थी ना, सैनिकों के द्वारा की गई थी। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। सबसे पहले मना किसने किया था? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे से ही इंस्पायर्ड होकर बैरकपुर के छावनी के सिपाहियों ने क्या किया, कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे से प्रेरित होकर इन्होंने भी विद्रोह किया। जिस प्रकार जो 1857 की क्रांति किया क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत में सैन्य कारण क्या होता है, तत्कालिक कारण होता है। तो तो 1857 की क्रांति का प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में भी एक सैनिक विद्रोह होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सैन्य विद्रोह, तो उसको देखेंगे, सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह। ठीक है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी सेना का विद्रोह होता है, और जिसको बोला जाता है रायपुर का सिपाही विद्रोह। क्या बोला जाता है इसको? रायपुर का सिपाही विद्रोह 1857-58। ठीक है, 1857-58 जो है ये विद्रोह होता है। मेनली जो है विद्रोह जो है यह जनवरी 1858 में हो रहा है। ठीक है, और जो सिपाही था उसका नाम है, जिसने विद्रोह किया उसका नाम है हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है? हनुमान सिंह। ठीक, ठीक, हनुमान सिंह जो है नागपुर की तीसरी बटालियन का, नागपुर के तीसरी बटालियन के मैगजीन लश्कर का सिपाही था ये, जिसकी पोस्टिंग रायपुर में थी ना। मैगजीन लश्कर का सिपाही था जिसकी पोस्टिंग कहाँ थी? रायपुर में थी। तो यह तीसरी बटालियन के मैगजीन लश्कर का क्या था? सिपाही था। ठीक है, जिसकी पोस्टिंग कहाँ थी? रायपुर में थी। इसने अपने अंग्रेज अधिकारी जो था, इसका नाम था मेजर सिंडवेल, मेजर सिंडवेल की इसने गोली मारकर हत्या कर दी। कर दी। ठीक है, यह घटना है 18 जनवरी 1858 की। ठीक है, यह किससे इंस्पायर्ड था? यह 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे इंस्पायर्ड था। ठीक है, और 18 जनवरी 1858 को इसने क्या किया? अपने ही अधिकारी मेजर सिंडवेल की क्या कर दी? इसने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, जिसमें इसका सहयोग जो है अन्य इसके साथी लोगों के द्वारा की गई थी। इनमें साथियों की संख्या जो है 17 बताई जाती है। हनुमान सिंह एवं उसके सहयोगी। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 17 सिपाही थे, सहयोगी थे, जो इनके इस प्रकार के विद्रोह में क्या किया? उनका साथ दिया। ठीक, रायपुर में इस विद्रोह को अंग्रेजों ने तुरंत दबा दिया। अंग्रेजों ने तुरंत इस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। कंट्रोल स्थापित कर लिया, एवं
सभी जो विद्रोही थे, सभी विद्रोहियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, लेकिन हनुमान सिंह फरार हो गए, भागने में सफल हो गए। बचे सभी 17 सिपाहियों पर फांसी की सजा हुई। सभी सिपाहियों पर क्या हो गया? फांसी का सजा कर दिया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यह आर्मी के द्वारा या सेना के द्वारा क्या किया गया? विद्रोह किया गया, जिसे हम सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो वीर तो हनुमान सिंह को हम क्या कहते हैं? हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल पांडे ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले क्या किया था? विद्रोह को प्रारंभ किया था। ठीक है, तीसरा जो विद्रोह है वो है उदयपुर का विद्रोह। ठीक है, उदयपुर का विद्रोह सरगुजा रियासत का एक परिवार जो है उदयपुर में शासन करता था। ठीक है, ठीक। उदयपुर का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं, 3 भाई हैं, जिनका नाम है कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह। ठीक, अब ये उदयपुर रियासत जो है ब्रिटिश के आंख का किरकिरी बनी हुई थी, और इस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि यहाँ का जो तत्कालिक शासक थे, जिनका नाम था कल्याण सिंह, ठीक है, कल्याण सिंह और उनके भाइयों पर जो है मानव हत्या का आरोप लगाकर जो है गिरफ्तार करने का वारंट इशू कर दिया। और जेल में भेज दिया। ठीक, ठीक है, और उदयपुर को क्या कर लिया गया? उदयपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अब जेल में भेज दिया गया, तो इनको जेल कहां भेजा? रांची के जेल में भेजा, रांची के जेल में भेज दिया गया। ठीक है, रांची के जेल में इनकी मुलाकात जो है संबलपुर के एक विद्रोही वीर सुरेंद्र साय के साथ होती है। सुरेंद्र साय के साथ इनका मुलाकात हो जाता है। वो भी अंग्रेजों के अत्याचार
के अगेंस्ट जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। ठीक है, रांची के जेल से किसी तरह बाहर निकलकर इन भाइयों ने अंग्रेजों के साथ अपने युद्ध को जारी रखा। ठीक, और अंग्रेजों के साथ इस युद्ध में कल्याण सिंह और धीरज सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए, इनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए और शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर काले पानी की सजा दे दी गई। काले पानी की सजा के लिए कहा भैया, अंडमान में जेल था ना, सेलुलर जेल अंडमान, यहां उनको भेज दिया गया। तो यह एक विद्रोह था, उदयपुर रियासत का विद्रोह। ठीक है, ऐसे बहुत विद्रोह हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट विद्रोह है संबलपुर का विद्रोह। उसमें संबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, संबलपुर का विद्रोह। ठीक है, संबलपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था, या नागपुर राज्य के अंतर्गत आता था, ये छत्तीसगढ़ कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। तो संबलपुर से एक व्यक्ति का नाम जुड़ता है, इसका नाम है सुरेंद्र साय। इनका नाम क्या है? सुरेंद्र साय। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा संबलपुर का विद्रोह का नाम सुरेंद्र साय का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने भी, इनका कुछ पारिवारिक मामला था, पारिवारिक मामलों के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, रांची डाल दिया, बाद में रायपुर आए। ठीक है, अंग्रेजों निकलने के बाद किसी तरह से वो 1857 की क्रांति पे जब विद्रोह रांची पहुंचा तो वहां के सैनिकों के माध्यम से जेल से छोड़ गए, और जेल से छूटने के बाद फिर ये अंग्रेजों के साथ क्या किए, अपने लड़ाई को जारी रखा। ठीक है, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर क्या किया, 1864 में जेल में डाल दिया, और 1884 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये संबलपुर का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये मेन विद्रोह है जो तत्कालिक छत्तीसगढ़ में उस समय हो रही है, 1857 की क्रांति, और उसके बाद जो है इसका प्रभाव हमको यहाँ को देखने को मिलता है। दूसरी बात है, अब दूसरा जो पार्ट है इसका, वह छत्तीसगढ़ में है राष्ट्रीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो 1857 की क्रांति का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा है यहाँ के समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना। आईएनसी की स्थापना वैसे 1884 में हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है आईएनसी जो है 1906 में इसकी प्रथम शाखा जो है, एक शाखा जो है रायपुर में स्थापित होती है। तो ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष जुड़ता है यहाँ से क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका प्रत्यक्ष जुड़ा होता है। ठीक है, 1906 में रायपुर से यह इसका प्रत्यक्ष जुड़ा होता है।
रायपुर में एक शाखा इसकी स्थापित होती है। तो भारत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के उदय में जो है 1857 की क्रांति का तो प्रभाव है ही है। उसके अलावा जो है प्रभाव जो है विभिन्न प्रकार के जो है पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो समाज सुधारक थे, ये वो क्या कर अपनी भावनाओं को जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर, जिसमें छत्तीसगढ़ी मित्र, ठीक है, एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिका है जो 1901-2 में प्रकाशित हुई, छत्तीस को प्रथम समाचार पत्र पत्रिका कहते हैं। उसे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और चौथा जिस व्यक्ति का नाम आता है जिसको छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद का पितामह कहा जाता है, उसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में क्या है, यह राष्ट्रवाद के पितामह कहे जाते हैं, राष्ट्रवाद का पितामह कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इन सब के योगदान, इनके सब के कारण जो है लगभग 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ जो है, लगभग 19वीं सदी में अगर बात करें तो 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में के खत्म होते होते छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था एवं छत्तीसगढ़ जो है राष्ट्रीय आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुका था, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुका था। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आएगा, क्या आएगा? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। उसके बाद से इसका प्रत्येक साल जो है क्या हो रहा है, इसका सम्मेलन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है। ए.ओ. ह्यूम जो है वो प्रथम अध्यक्ष, फाउंडर है, इसके फाउंडर हैं, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1991 में जो है एक सम्मेलन जो है वह नागपुर में होता है, ठीक है। नागपुर में सम्मेलन होता है। ठीक। तो नागपुर में जब सम्मेलन हुआ तो छत्तीसगढ़ के जमींदार, मालगुजार, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक चिंतक, तो सभी जो सम्मेलन में हिस्सा रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ जो है डायरेक्ट कांग्रेस से इसका जो लगा हुआ, जब 1906 में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की एक शाखा या कांग्रेस की स्थापना छत्तीसगढ़ में होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ होती है, या रायपुर में होती है, ठीक है। जो संस्थापक करता थे छत्तीसगढ़ में शाखा खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो सी.एम. ठक्कर को जाता है। सी.एम. ठक्कर जो है को जाता है। और इसी समय जो है सदस्यता कौन लिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ पे आजीवन सदस्यता ली, 1906 में ही सदस्यता ली और यह आजीवन सदस्य बने रहे। सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। आगे सब ये चीज होगा, पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है, डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्या है, यह
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता के उदय के महत्वपूर्ण कारक हैं ये, जिनके कारण को छत्तीसगढ़ का राष्ट्रपिता कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का बापू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है इनको। और आगे जब देखेंगे सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रवाद के उदय या विकास के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, जैसे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया, जुड़े रहे उससे, खादी आश्रम की स्थापना किया, ठीक है, अछूतो उद्धार कार्यक्रम चलाए, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम, सतनामी आश्रम, ठीक है, और पत्रिका का संपादन किया। उनकी पत्रिका का नाम था कृष्ण जन्मभूमि जेल पत्रिका, ठीक है। उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रवाद के उदय में न्यूज़पेपर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो छत्तीसगढ़ का पहला न्यूज़पेपर जो है, शुरुआत जो है 1900 में होती है, ठीक है। और पहला समाचार पत्र जो है माधवराव सप्रे जी के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है, और यह जो है पेंड्रा बिलासपुर से प्रकाशित होता है, और यह 1902-3 तक प्रकाशित होते रहा, बाद में किसी कारण से बंद कर दिया गया। तो इसको छत्तीसगढ़ की मासिक पत्रिका या प्रथम पत्रिका या न्यूज़पेपर का, फर्स्ट न्यूज़पेपर का इसको सम्मान प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद से अनेक न्यूज़पेपर जो यहाँ से पब्लिश होते रहे, जो जनता में क्या किया, जागृति उत्पन्न करने का काम करते रहे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया कि 1906 में कांग्रेस की एक शाखा जो है रायपुर में स्थापित होती है, ठीक है। रायपुर में शाखा स्थापित होने के साथ ही हमारा पूरा अंचल जो है वह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, राष्ट्रीय आंदोलन से क्या हो गया, जुड़ गया ही। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं हो रही हैं, हो रही हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ पर पड़ने लगा, छत्तीसगढ़ पे छत्तीसगढ़ पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव जो है पड़ने लगा, ठीक है। तो इस क्रम में हम देखेंगे 1907 का
सूरत अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है नरम दल और दूसरा गरम दल। तो छत्तीसगढ़ में गरम दल को किसने सपोर्ट किया, नरम दल को किसने सपोर्ट किया? छत्तीसगढ़ से नरम दल और गरम दल को किसने सपोर्ट किया, इसके अंतर्गत आ जाएगा वो, ठीक। तो यही आपका मतलब नरम दल और गरम दल के नेता कौन थे। उसी प्रकार जैसे एक के साथ एक सारी घटनाएं जुड़ती चली जाती है ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में भी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। तो ये हमारा जो है एक आंदोलन चलेगा, भारत राष्ट्रीय आंदोलन से छत्तीसगढ़ जुड़ गया। और कांग्रेस के बिना जो भी घटनाएं हो रही हैं हम यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में नरम दल के नेता कौन थे, छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता कौन थे, तो ये सारी चीजें हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अभी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ, ठीक है। ये गरम दल नरम दल, ठीक है। उसके बाद में से होगा छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आंदोलन। छत्तीसगढ़ हमारा जो है वह लोकमान्य तिलक के होम रूल से जुड़ा हुआ था। तो लोकमान्य होम रूल आंदोलन जो है दो लोगों के द्वारा चालू किया गया, एक तिलक के द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह जो है तिलक के होम रूल के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या घटनाएं हुई, ठीक। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन, ठीक। छत्तीसगढ़ में मजदूर हड़ताल, राजनांदगांव में जो मजदूर हड़ताल हुई 1920 में, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, उसको हम देखेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन 1920-21 असहयोग आंदोलन होता है। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही एक किसान आंदोलन होता है जिसका नाम है यहाँ पर कंडेल नहर सत्याग्रह। क्या नाम है इसका, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। असहयोग आंदोलन को बोलते हैं अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव एनसीएम, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। 1921 इसका क्या प्रभाव पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय स्कूल खुले जाते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन होता है, ठीक है, असहयोग आंदोलन की जब समाप्ति हो जाती है तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रभाव है, तो इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान जो छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह होते हैं उसको हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ एवं स्वराज पार्टी, गांधी के जो अचानक उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को जो समाप्त घोषित कर दिया था ना, तो कांग्रेस के कुछ नेता जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन कर इत्यादियों ने क्या किया था, वो कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी बना दी थी।
तो छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी बनी। तो छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी के अंतर्गत कौन कौन से नेता शामिल थे, स्वराजियों का क्या उपलब्धियां थी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी जो है 1923 से लेकर 1925-26 तक अस्तित्व में रहा, फिर वो कांग्रेस में पुनः मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का काकीनाडा सम्मेलन छोटे छोटे 1924 की बात है, सॉरी 1923 की बात है ये। ठीक, फिर है झंडा सत्याग्रह, यह भी कांग्रेस का काकीनाडा सम्मेलन से पहले का है, झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह जो है 1923, पहले इसका जगह जो है जबलपुर तय किया गया था, बाद में शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, नागपुर। इसकी घटनाएं पढ़ेंगे। फिर जो मेन घटनाएं होती हैं, सीडीएम है, जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको आप शॉर्ट में गांधी का दांडी मार्च बोलते हैं, गांधी का द्वारा दांडी मार्च, या इसको हम बोलते हैं नमक तोड़ो आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन। ठीक है, सीडीएम जो 1930 में स्टार्ट होता है, उसका छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमको मेन जो है छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा, छत्तीसगढ़ में उसके क्या प्रभाव है, सीजी पर क्या प्रभाव है, और क्या घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, ये सब चीजों को हम इसके अंतर्गत यहाँ पर पढ़ेंगे। सीडीएम के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हो रहा है। तो क्वेश्चन एक आया था, कौन सा वो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा जंगल सत्याग्रह हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जंगल सत्याग्रह होते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन। देखिए, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 2 बार आते हैं। फर्स्ट टाइम आते हैं असहयोग आंदोलन चलाने के दौरान 1920, दूसरी बार वो आते हैं 1933 सीडीएम के बाद। ये सीडीएम के बाद आते हैं, और ये आते हैं असहयोग आंदोलन से पहले, तो एक असहयोग आंदोलन से पहले आते हैं 1920 में, और एक होते हैं सीडीएम के बाद आते हैं 1933 में। तो क्या क्या घटनाएं होगी हम उसको इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, 1937 का चुनाव एवं मध्य प्रांत, हमारा मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ आता था, उसकी स्थिति को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड छत्तीसगढ़, भारत छोड़ो आंदोलन और छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं, नेता हैं, उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर कंस्पिरेंसी, ये सारी चीजें हम यहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भारत के संविधान सभा एवं छत्तीसगढ़, संविधान निर्मात्री सभा और छत्तीसगढ़, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के लोग थे जो संविधान बनाने में अपना अपना सहयोग दिए। ठीक है, 1947 स्वतंत्रता और उनके संग में जो आयोजन हो रहा है वो क्या क्या है। फिर है देशी रियासतों का विलय, मर्जर, जो 14 जमींदारी थी वो छत्तीसगढ़ कब मर्ज हुआ, कैसे मर्ज हुआ, वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है,
तो ये छत्तीसगढ़ का एक आधुनिक इतिहास का ये पृष्ठभूमि आपको बता दिया। इतना क्लास हम करेंगे। तो क्लास के संदर्भ में जो भी आपको दिक्कत हो रही है इस नंबर पर पूछ सकते हैं। और क्या क्या और पढ़ना है आप लोगों को तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप जो दिक्कत है या इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं किस पार्ट को आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको किस पार्ट में समस्या है तो आप बिल्कुल भेजेंगे, तो उसके आधार पर जो है क्लास को सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।